आप कब से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच पहले तो आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे इस फील्ड के अंदर तकरीबन 20 साल हो गए हैं लगभग, तो जिसको प्रॉपर कह सकते हैं तकरीबन 18 साल से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बिजनेसमैन हूँ। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप इस तरफ मुतासिर हुए? दरअसल बेटा बात यह है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और कामयाब बिज़नेस कहा जाता है ना, वो रियल एस्टेट का कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप, मैंने लास्ट स्टडी पढ़ी थी आज से 20 साल पहले, कि 20 साल पहले जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग थे, उनकी जो वजह अमीरी थी वो बेसिकली रियल एस्टेट ही थी। तो मुझे इसी वजह से ये अट्रैक्ट किया। और उससे सबसे बड़ी बात ये कि मेरे थोड़ा सा क्रिएशन की एक आदत थी मुझे घर, रिहायशी सहूलतें, इनको इंतहाई खूबसूरत बनाने का। इंसान की जो सबसे अहम ज़रूरत है दुनिया के अंदर वो आपकी रिहाइश है, आपका घर है। तो मेरा ख्वाहिश थी कि मैं एक जदीद किस्म का, एक अच्छा, खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव किस्म का घर बनाऊं। तो उसके लिए बस मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद मैं तेज़ी के साथ इस फील्ड से मुंसलिक हो गया। और अब तक आप कितने लोगों के साथ काम कर चुके हैं? अगर मैं क्वांटिटी ऑफ क्लाइंट्स की बात करूं तो मेरे ख्याल में हज़ारों में हो चुके हैं, जिनमें नए क्लाइंट्स भी हैं और कुछ लोग मुस्तकिल जिनके साथ मैं लेना देना रखता हूं। तो मैं इसको हज़ारों में शुमार करता हूं। मेरे पास अब इसकी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 20 साल में अगर हम पर मंथ अगर 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट को या 25 क्लाइंट को भी डील समझें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग हैं। मेरे पास अब इसकी क्वांटिटी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में ये काम कितने अरूज तक जा सकता है? नहीं, तो बात ये बेटा कि ये अरूज लफ्ज़ आप गलत कह रही हैं। आप ये बोलेंगे कि ये इसका कारोबार का काम कहाँ तक जाता है। बात ये है कि अरूज, इसका अरूज तो एंड कहलाता है ना, या ये कंटिन्यू चल रहा है। ये वाहिद एक ऐसी दुनिया के अंदर फील्ड है और एक ऐसा काम है जिसमें डे बाई डे नई नई जिद्दतें आती हैं। आप उस दिन से रोज़े अव्वल से देखेंगे, इंसान ने पहली दफ़ा गारों में रहना शुरू किया, गारों के बाद वो झोंपड़ी आए, झोंपड़ी के बाद पहली उसने अपने लिए छत बनाई, छत बनाने के बाद फिर उसके अंदर जिद्दतें आती रहीं। आप नहीं समझते कि मैं नहीं समझता कि ये फील्ड कहीं रुकने वाली, या इसको कहीं अरूज जहाँ इसको लॉक करने की बात करते हैं ना वो होगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें बढ़ोतरी आती रहेगी। नई नई इंडस्ट्री आ रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। अब कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स तब्दील हो गई हैं, प्लॉटिंग की टेक्निक्स तब्दील हो गई हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्निक्स तब्दील हो गई। जिद्दत से जिद्दत आ रही है। मैं नहीं समझता ये कहीं रुकती है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि नई से नई जिद्दत क्या आएगी, जिद्दतें बहुत आएंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आपका कोई इंटरेस्ट, आप मतलब कोई साइड बिजनेस के अलावा भी करते हैं या कोई और जगह आपका इंटरेस्ट हो? मेरा इसके अलावा सोशल वर्क है, मेरा पैशन है वो। मैं सोशल वर्क करता हूँ। कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ, इंसानी हकूक़ का काम है। तो ये एक अपना पैशन है। इसके अलावा बिज़नेस, इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। हमें जैसे पता चला था कि आप ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं, तो आप उसके बारे में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह? जी हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है बेटा। बात यह है कि व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग जो है ना, वो दोनों एक बड़ा अच्छा शोबा है। बड़ा आसान हो गया अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना, या जो आपके अंदर है आप उसको कहीं ना कहीं शो कर दें। तो कुदरत कभी कभी पास से पलटती है। किसी ज़माने में किताब लिखवाने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था, बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती थी। आज वो सहूलत आपके पास ऑलरेडी आपकी डिवाइस में मौजूद है। आप जब दिल चाहे अपने दिल की बात, अपने अंदर की जो ख्वाब हैं, ख्याल हैं, वो आप किसी जगह भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़ेसबुक के ऊपर अपने कुछ कॉलम्स लिखता हूँ। तो ज़्यादातर मेरा जो शोबा है वो पैशन लिखता हूँ मैं तसव्वुफ़ पे। तो तसव्वुफ़ पे लिखता हूँ, तो वो ज़रा बहुत लोग पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिलहाल इस वक्त रिसेंट आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? बेटा बात यह है कि हम लोग इस टाइम गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े सेक्टर पे काम कर रहे हैं, वो है तेसरा टाउन। तेसरा टाउन में तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख प्लॉट हैं और ये 2004 में नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अंदर ये लॉन्च हुई थी। कराची में ये एक बड़ी बैड लक ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट अपने सेक्टर बहुत स्लो देती है, प्रोजेक्ट बहुत स्लो देती है। अब ये 2004 के बाद दोबारा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। कराची के अंदर जहाँ लाखों मकानों की और प्लाटों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपके साथ बदकिस्मती है कि 20 साल पहले एक 1.5 लाख प्लाटों का प्रोजेक्ट दिया, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। तो इसी में बाइंग सेलिंग चलती है और माशाल्लाह इस टाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट है लोगों की और अच्छा काम चल रहा है।
यूँ समझे डेवलपमेंट अगली कराची जो है वो आपको तेसर टाउन में मिलेगा। लेकिन बैड लग ये है कि डेवलपमेंट और थोड़ा सा काम स्लो है, लेकिन काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जैसे कि आगे आपको फ्यूचर में क्या प्लान्स है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट सोच रखे हैं कि आगे आपने इन पे काम करना है? असल में अब यहाँ पे प्लॉटिंग का काम अरसे से चल रहा था, हमारा शुरू से काम वहाँ पे प्लॉटिंग का चल रहा था, क्योंकि पिछले 5 साल से तेसर टाउन में प्लॉटिंग। अब हमारा जो इरादा है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाने का इरादा है। इसके चंद सेक्टर हैं, 79 है, 80 है, 76 हो गया। इसके अंदर इस टाइम आबादी के बिल्कुल करीब आ गया गार्डन सिटी और इसके साथ मेमार लगता है। तो इसके अंदर ये हुआ कि अभी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डबल हो गई। अब पैसों के बाद जब प्लॉटों की एक हद तक वैल्यू चली जाती है, उसके बाद फिर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, फिर वो रिहायशी सहूलतें देनी पड़ती हैं। तो अब हमारा आगे को इन फ्यूचर प्रोग्राम ये है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे लोगों को घर बना के देना शुरू करें, लो कॉस्ट पे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम रख के हम लोगों को एक छोटे घर छत की सहूलत प्रोवाइड कर दें, जो कि हम इंशाल्लाह अगले साल के जनवरी फरवरी से हम लोग तेसर टाउन के इन सेक्टर्स में अपने प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करके लोगों को सस्ते के साथ पे देना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट टैक्सेस की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मटेरियल पे जो टैक्सेस बढ़ गए हैं उसकी वजह से इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ रहा है? बेटा बात यह है कि गरीब आदमी के ऊपर हर लिहाज से बोझ बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। पहले वही काम जो हमारा तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20,000 रुपये 2000 से 1500 से 2000 रुपया हमारा मटेरियल रेट के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही थी पर स्क्वायर फीट, अब वो चली गई है 2500 से कम 3500 रुपये के रेट के ऊपर पर स्क्वायर फीट रेट चला गया। तो अब इसमें एक गरीब आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 40-42 इंडस्ट्रीज़ को लेके चलती है उसको नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ इंपोर्ट महंगी हो गई। अब इंपोर्ट महंगी हो गई तो सारी प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया, उसके ऊपर भी डॉलर में पेमेंट जा रही थी, वो भी एक प्रॉब्लम आ गया। अब बावजूद कोशिश के गवर्नमेंट इसको कभी काबू नहीं कर सकी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस इंडस्ट्री को सहूलत दे, थोड़ी सी रिबेट दे, इसको जो 42 इंडस्ट्रीज़ को लेके चलती है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कमा के दे रही होती है हम उसी को बैन कर देते हैं। अच्छा, अब लोगों ने क्या कर दिया, वही जो बेहतरीन अच्छे घर बना रहे थे वो लोग कहते हैं यार छोड़ो यार प्री कास्ट पे चले जाओ, और जो प्री कास्ट बनाना चाह रहे थे वो बेचारे शीटों पे चले गए। तो ये एक बैड लक है, हमारा रिहायशी स्टैंडर्ड गिर जाएगा इससे। तो मैं गवर्नमेंट से अक्सर ये इस मौके में हमारी मुलाकातें होती हैं, मैं कहता हूँ कि अरबाब इख्तियार को कि आप लोगों को सहूलतें दें और उनको ईजीली ऐसा सिस्टम दें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिहायशी सहूलतें लेने की आसानी हो। जैसे कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक से पहले ये काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर पेंडेमिक की वजह से हर बिज़नेस जो था वो ठप हो गया था, बिल्कुल ही लो हो गया था। तो अब भी इतना ज़्यादा इसका जो है उभार अभी तक नहीं हुआ फिर से, तो आपको लगता है कि ये फिर से अपनी एक जगह वो कर सकता है? देखिए, पहली तो बात ये है कि आप ये जो लफ्ज़ अक्सर कह देते हैं कि ये फलां उसकी वजह से काम रुक गया या गवर्नमेंट की पॉलिसियों में तब्दीली है, एज सच इसमें इतना इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टर का फ़र्क आता है। सिर्फ इन्वेस्टर हमारा जो पाकिस्तान से बाहर या जो इनका काम सिर्फ इस काम में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, सिर्फ उनका काम रुकता है। जिनको रिहायशी सहूलतें चाहिए उनका काम चलता रहता है। आपको घर की ज़रूरत है, आप 1 लाख रुपए वाला नहीं लेंगे, आप 1.5 लाख 50,000 वाला ले लेंगे, या 10 लाख वाला नहीं लेंगे, आप 9 लाख रुपए वाला ले लेंगे। कंटिन्यू आपकी रिहायशी सहूलतें आपको चाहिए ही चाहिए। आपको एक घर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मैं सही सर्वे बताऊं तो 90s के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर सर्वे किया गया था तो कराची के अंदर सालाना 1 लाख घरों की ज़रूरत पड़ती है। अब कराची के अंदर अगर टोटल कैलकुलेशन लगाई जाए तो मेरा ख्याल है 6 से 7 लाख घर हर साल नए चाहिए। अब जब 6 से 7 लाख घर नए चाहिए तो उसके अंदर ये वो है जो रेगुलर ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के अलावा। अब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो इन्वेस्टर आएंगे, वो अलावा है। तो अब 6-7 लाख घरों की अगर आपको ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी तो उसमें कुछ लोग गोटाबाद में चले जाते हैं, कुछ नई इंडस्ट्री में आ जाए, कुछ बहुत नंबर 1 A क्लास में चले जाते हैं, जिसमें कराची के अंदर बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर इस टाइम प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनमें भी चले जाते हैं। तो ये नहीं समझते कि ये कंटिन्यू काम चलता रहता है, रुकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जमूद आता है, इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाती है, रिटर्न थोड़ा स्लो हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं होता। जानते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि जो गरीब तबका है वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकेगा? अच्छा बेटा, बात यह है कि जिस तरह इंसान ने खाना है ना, इसी तरह सर भी छुपाना है। अब महंगा हो या सस्ता हो, लोगों को रहना तो है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी हुकूमतें नहीं इस मौजू पे सोचती तो हम लोग क्या कर लेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करते हैं कि लोगों को लो कॉस्ट पे लेके जाएं।
अब मैंने आपको कहा ना कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब लोग आरसीसी बनाते थे वो बोलेंगे प्रीकास्ट बना लो, और जो प्रीकास्ट बनाते थे वो कहेंगे कि यार शीटों पे ले लो। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन फिर भी रिहायशी सहूलतें तो चाहिए। अब कराची में जो गोट आबाद बनने की बड़ी वजह है वो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट अपनी स्कीमें देती ही नहीं है, और जो देती है वो इतनी स्लो और इतनी ज़्यादा नाकारा होती हैं कि लोग मजबूरन समझते हैं कि ठीक है ये एक चंद हज़ार रुपये का कब्ज़ा मिल रहा है, इसके ऊपर चंद टुकड़े अपने ज़मीन के पत्थर डालिए, डाल के आपको रिहाइश मिल गई। ना उनको कागजात की परवाह होती है। वो कहते हैं ना कब्ज़ा सच्चा और दावा झूठा। हमारे यहाँ ये मुल्क में कानून चलता है। तो असल जो बेसिकली जो इंडस्ट्री को सहूलत देनी चाहिए, जो उनको प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो नहीं करती। इसी वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। कितना कीमती नहीं, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आपके इदारे ने और आपके इस ग्रुप ने मेरा ऑफिस आए और हमारा विज़िट किया। अब मैं ये समझता हूँ कि आप एक कप चाय हमारे साथ ज़रूर पिए। यस सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।